हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो इसकी हेडिंग लिखना हम भूल गए, तो आप इसी तरह याद रखना ये चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें, जिनकी जो लाइफ फॉर्म है वो स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से, जैसे यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारी लाइफ भी एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। ग्रोथ जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर ये भी सेल डिवीज़न के द्वारा होती है। और पेरेंटल सेल जो है ये डिवाइड करता है दो डॉटर सेल के अंदर। तो जैसे अगर हम देखें, जो डॉटर सेल होती है ये भी आगे ग्रो करती हैं दोबारा, और सेल साइकिल इसी तरह चलती रहती है और मिलियंस ऑफ सेल बनते हैं एक सिंगल सेल से। ठीक है, जैसे अगर हम देखें यहाँ डायग्राम में पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बन गए। ठीक है, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें सेल की, तो जो सेल डिवीजन है इससे ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज जो होती है ये सेल डिवीजन के अंदर ही होता है सारे ये प्रोसेसेस। ठीक है, अगर हम देखें कि क्यों इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन जो होती है ये ग्रोथ करवाती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, रिपेयर डैमेज टिश्यू को जो है वो दोबारा रिपेयर करवाती है, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल, जो सेल डेड हो जाती हैं उनको रिप्लेसमेंट करवाते हैं सेल डिवीजन के द्वारा, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है सेल डिवीजन। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन देखें सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल जो होती है ये एक सीक्वेंस इवेंट होता है सेल के अंदर, जहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, सिंथेसाइज होते हैं सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं, ऑर्गेनेलिज वगैरह वो सिंथेसाइज होती हैं, डिवाइड हो जाता है सेल दो डॉटर सेल के अंदर। ठीक है, अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन ऑफ सेल साइकिल, तो प्रॉपर डीएनए रेप्लिकेशन होती है, क्रोमोसोम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल हमें सेल देखने को मिलते हैं माइटोसिस के अंदर। अगर हम देखें कि प्रोसेस जो होते हैं सेल साइकिल के अंदर, तो डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। जो फेजेस होते हैं सेल साइकिल की, इसमें दो फेजेस देखने को मिलती हैं मेन। सबसे पहले इंटरफेस और दूसरी है एम फेज, जिसे माइटोटिक फेज भी कहते हैं। जैसे ये पूरी है इंटरफेस जो 95% पर देखने को मिलती है, और 1% देखने को मिलती है हमें एम फेज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जो ड्यूरेशन अगर हम देखें, तो ह्यूमन सेल के अंदर अगर हम देखें तो 24 आवर लगता है एक सेल को मतलब डिवाइड करने में, 24 आवर लगता है। और इंटरफेस का जो देखें हम परसेंटेज, तो 95% जो टाइम है वो इंटरफेस में लगता है, और 1 आवर लास्ट का जो है वो एम फेस लेता है सेल डिवीजन के द्वारा। ठीक है, अब देते हैं इंटरफेस। इंटरफेस को प्रिपेरेटिव फेज भी कहते हैं, इसे रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, और हाईली एक्टिव फेज भी होता है ये इंटरफेस। इसमें 3 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले है G1 फेज, जिसे गैप 1 फेज भी कहते हैं। ठीक है, जिसे गैप 1 फेज भी कहते हैं, एस फेज जिसे सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, और G2 फेज जिसे गैप 2 फेज भी कहते हैं। ठीक है, G1 फेज के अंदर अगर हम देखें, तो सेल ग्रो करता है साइज के अंदर, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, और आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं यहाँ पर। लेकिन डीएनए की रेप्लिकेशन G1 फेज के अंदर नहीं होती, लेकिन डीएनए की इनिशिएशन G1 फेज से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर हम देखें एस इन डीएनए रेप्लिकेशन, एस फेज इन डीएनए रेप्लिकेशन, एस फेज के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए का जो कंटेंट है वो डबल होता है, मतलब इनिशियल डीएनए का कंटेंट 2C था, और आफ्टर द एस फेज डीएनए का कंटेंट जो है वो 4C हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो चेंज नहीं रहता। अगर क्रोमोसोम पहले ही डिप्लाइड है, मतलब जो डिप्लाइड है सेल, तो वो बाद में भी डिप्लाइड ही रहेगा, मतलब उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहेगा, लेकिन जो डीएनए का कंटेंट है वो चेंज होगा। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ डीएनए है ये डबल हो जाएगा। अगर हम देखें एनिमल सेल के अंदर, तो डीएनए रेप्लिकेशन होती है न्यूक्लियस के अंदर, और सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए की रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर हो रही होती है, और सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है साइटोप्लाज्म में सेल डिवीजन के दौरान। ठीक है, अब देखते हैं G2 फेज एंड G0 फेज। G2 फेज होती है फर्दर, यहाँ पर ग्रोथ होती है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, और प्रिपरेशन होती है माइटोसिस के लिए। G0 फेज को क्रिसेंट फेज भी कहते हैं। यहाँ पर जब G1 सेल से जो कुछ सेल होते हैं वो एग्जिट हो जाते हैं, और वो चले जाते हैं G0 फेज के अंदर, और यहाँ पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं लेकिन डिवीजन नहीं करते। ठीक है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं G0 फेज के अंदर, लेकिन डिवीजन नहीं करते। ये हमें देखने को मिलता है हार्ट सेल के अंदर और नर्व सेल के अंदर, जो मतलब अगर बाद में इनको डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी तो ये डिवाइड करेंगे, लेकिन नहीं करते। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में हार्ट सेल और नर्व सेल जो है ये डिवाइड नहीं करते। ठीक है, ये G0 फेज में चले जाते हैं। अब है एम फेज, जिसे माइटोटिक फेज भी कहते हैं।
ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज होती है। इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होती है, साइटोप्लाज्मिक भी डिवीजन होती है, इक्वेटेशनल डिवीजन मतलब क्रोमोसोम सेम रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। एम फेज के अंदर अगर हम देखें तो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होती है, और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस के अंदर ये टाइप आती हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेज, जिसको फर्स्ट फेज होती है माइटोसिस की, ये होती है SN-G2 फेज के बाद जो होती है प्रोफेज स्टार्ट होती है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चेंजेस अगर हम देखें तो क्रोमेटिन जो है कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम के अंदर, और जो हर क्रोमोसोम होता है उसके अंदर 2 सिस्टर क्रोमेटिन हमें देखने को मिलती है जो ज्वाइंट होती हैं सेंट्रोमियर से। सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट पोल, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं, और गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपीयर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं मेटाफेज। मेटाफेज जो होती है सेकंड फेज होती है माइटोसिस की। इसके अगर हम की इवेंट देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाती है, क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर पर, और मेटाफेजिक प्लेट बनती है मेटाफेज के अंदर। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड देखने को मिलते हैं, ज्वाइन होते हैं सेंट्रोमियर के द्वारा, और स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं काइनेटोकोर से, ठीक है। अगर हमें क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो ये बेस्ट स्टेज है मेटाफेज क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं एनाफेज, जो थर्ड फेज होती है माइटोसिस की। एनाफेज जो थर्ड फेज होती है माइटोसिस की, इसके अंदर क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाती हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं डाटर क्रोमोसोम में क्रोमैटिड जो होते हैं ये डाटर क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं और मूव करते हैं अपोजिट पोल की तरफ। मूवमेंट होती है अगर हम देखें तो जो सेंट्रोमियर होते हैं ये लीड करते हैं, और जो क्रोमोसोम होते हैं ये ट्रेल करते हैं बिहाइंड, ठीक है। क्रोमोसोम ट्रेल बिहाइंड, इधर इधर से ही नहीं बताया हुआ, लेकिन अगर हम देखें तो क्रोमोसोम ट्रेल करते हैं बिहाइंड, और जो सेंट्रोमियर है वो लीड करती हैं, ठीक है। जो सेंट्रोमियर है वो आगे होती हैं, और जो क्रोमोसोम है वो पीछे हो जाते हैं इस तरह, ठीक है। और ये इंश्योर करता है, मतलब इसी की वजह से जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है डीएनए की। अब देखते हैं टीलोफेज। टीलोफेज होती है फाइनल स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की। इसके अंदर क्रोमोसोम जो है पोल की तरफ पहुंच जाते हैं, पोल पर क्रोमोसोम डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म हो जाती है, दोबारा बन जाती है, न्यूक्लियस दिखने लगता है दोबारा, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रीफॉर्म हो जाते हैं, दो डाटर न्यूक्लाई भी फॉर्म्ड हो जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो होती है सेल डिवीजन होती है डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की। साइटोकाइनेसिस जो होती है डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की। एनिमल सेल के अंदर अगर हम देखें तो क्लीवेज और फरो फॉर्मेशन होती है, और फरो जो होती है ये डीपन जाती है, मतलब सेल अगर है ये तो इसमें जो है यहाँ से जो सेल वाल के द्वारा इधर इस तरह अंदर की तरफ फरो बनने लगेगी, और इस फरो के द्वारा सेल जो है वो डिवाइड हो जाएंगे और 2 डाटर सेल में डिवाइड हो जाएंगे। प्लांट सेल के अंदर अगर हम देखें तो सेल प्लेट बनती है, क्योंकि जो प्लांट सेल के अंदर होती है सेल वाल, और सेल वाल जो होती है ये रिजिड होती है, तो ये बीच में से जैसे ये सेल है तो सेल के बीच में से बाहर की तरफ ग्रोथ देखने को मिलेगी, इसे कहते हैं सेल प्लेट बनती है प्लांट के अंदर, और ग्रो करती है अपवर्ड, ठीक है। प्लांट के अंदर जो सेल प्लेट है ये ग्रो करती है अपवर्ड, अगर हम देखें तो फॉर्म होती है नई सेल वाल, और सेल वाल नई फॉर्म होती है, और ये 2 डाटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखते हैं सिंथेसिस स्पेशल केस के अंदर अगर हम देखें तो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस अगर ना हो, साइटोप्लाज्म का डिवीजन ना हो, न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद तो मल्टी न्यूक्लिएट सेल देखने को मिलते हैं हमें, मतलब एक ही सेल के अंदर बहुत सारे हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, और इन्हीं न्यूक्लियस की वजह से इनको कहा जाता है सिंथेसिस, ठीक है। जैसे हम कोकोनट के अंदर जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है कोकोनट के अंदर, जिसमें हमें देखने को मिलता है सिंथेसिस कंडीशन, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस जो होती है इक्वेटेशनल डिवीजन होती है, ये डिप्लॉयड सेल के अंदर देखने को मिलती है, मतलब 2n के अंदर। कुछ लवर प्लांट्स के अंदर जैसे इंसेक्ट के अंदर, हैप्लॉइड सेल के अंदर ये डिवाइड करते हैं माइटोसिस के द्वारा, ठीक है। अगर हम देखें रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के बाद हमें 2 डाटर सेल देखने को मिलते हैं। डाटर जो होते हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट सेल से। ग्रोथ अगर हम देखें मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो भी सेल माइटोसिस के द्वारा ही होती है, ठीक है। इंक्रीज होता है नंबर ऑफ सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो जो है उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब उसको रिस्टार्ट करने के लिए भी इस माइटोसिस का ही यूज़ होता है, ठीक है। सेल डिवीजन रिस्टोर करता है बैलेंस। ग्रोथ के अंदर जो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ देखने को मिलती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, एपिकल टिश्यू के अंदर, लेटरल कैम्बियम के अंदर जो ग्रोथ होती है वो
माइटोसिस के द्वारा ही होती है, ठीक है। अगर हम देखें सेल रिपेयर और रिप्लेसमेंट के अंदर भी माइटोसिस यूज़ होती है, माइटोसिस होती है। सेल कॉन्स्टेंटली रिप्लेस हो जाती हैं एपिडर्मल सेल, गट ऑफ लाइनिंग एंड ब्लड वेसल के अंदर जो है कॉन्स्टेंटली सेल जो है ये डिवाइड होते रहते हैं और रिप्लेस होते रहते हैं, और इनके अंदर होती है माइटोसिस, ठीक है। अब देखते हैं मियोसिस शुरू करते हैं। मियोसिस की हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। मियोसिस जो होती है ये स्पेशल टाइप की सेल डिवीजन है जो क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देती है, ठीक है। वहाँ पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहते थे, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर मियोसिस। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो ये मियोसिस देखने को मिलती है हमें गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं ये जनरेशन में मेंटेन करने के लिए, हर जनरेशन में मेंटेन करने के लिए मियोसिस होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड कंडीशन जो है वो रिस्टोर हो जाती है। जैसे अगर हम देखें हैप्लॉइड होते हैं स्पर्म एंड ओवम, और उसके बाद जब वो फर्टिलाइजेशन होती है तो डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है और यहाँ पर डिप्लॉइड कंडीशन जो है वो रिस्टोर हो जाती है। अगर हम की फीचर देखें मियोसिस के तो इसमें दो सिक्वेंशियल डिवीजन देखने को मिलती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही साइकिल के अंदर हमें देखने को मिलती है। पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की और क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, और 4 हैप्लॉइड सेल देखने को मिलते हैं हमें आफ्टर मियोसिस, ठीक है। मियोसिस के लास्ट पर हमें 4 हैप्लॉइड सेल देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फेस मियोसिस के अंदर। सबसे पहले मियोसिस 1 देखते हैं हमें। मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज 1 देखने को मिलती है हमें, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ठीक है। प्रोफेज 1 के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं ये पेयर अप होते हैं, टेट्राड या साइनैप्स बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है। इनको आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी, लेकिन देखते हैं अभी इधर भी। मेटाफेज 1 जो होती है, जो टेट्राड जो होती है अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, मूव करते हैं अपोजिट पोल की तरफ एनाफेज के अंदर, ठीक है। आप देखते हैं टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करता है, ठीक है, और 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म्ड हो जाते हैं टीलोफेज 1 के अंदर। अब देखते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 2 के अंदर जो है क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, स्पिंडल फॉर्म करते हैं। मियोसिस 2 के अंदर क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट के अंदर, सिस्टर क्रोमैटिड मूव करते हैं अपोजिट पोल की तरफ। फिर टीलोफेज 2 के अंदर साइटोकाइनेसिस होती है, डिप्लॉइड 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल हमें देखने को मिलते हैं आफ्टर एंड ऑफ मियोसिस, ठीक है। अब देखते हैं प्रोफेज 1। सबसे पहले एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रोफेज 1 जो लॉन्गेस्ट स्टेज होती है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें 5 जो है वो सब स्टेज देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहले है प्रोफेज लिप्टोटीन, ज़ैगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। मैंने इनको याद किया हुआ है, लो ज़रा पानी दे दो, ठीक है। ऐसे ट्रिक से मैंने याद किया हुआ है, अगर आपको अच्छी लगी तो याद कर लेना इसे ही। तो सबसे पहले देखते हैं हम लिप्टोटीन, ठीक है। लिप्टोटीन के अंदर अगर हम देखें तो क्रोमोसोम विजिबल होते हैं यहाँ पर, ठीक है, और क्रोमोसोम का कंडेंसेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फिर है ज़ैगोटीन जहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, उनका पेयर होता है, उस पेयर को कहा जाता है साइनैप्स बनते हैं, मतलब सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और पेयर्ड क्रोमोसोम को कहा जाता है बाइवेलेंट, ठीक है। अब है पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पैकिटीन जहाँ पर बाइवेलेंट अपीयर होते हैं, टेट्राड मतलब 4 क्रोमैटिड देखने को मिलते हैं क्रोमोसोम पर। क्रॉसिंग ओवर होती है, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एंड होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, ठीक है। एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, रिकम्बिनेज एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैकिटीन के अंदर रिकम्बिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, और क्रॉसिंग ओवर जो है ये भी पैकिटीन के अंदर होती है, ठीक है, और जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है पैकिटीन में देखने को मिलती है। अब है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन जो होती है ये सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। जो सिनेप्स बना था वो डिसॉल्व हो जाएगा यहाँ पर। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं ये सेपरेट हो जाएंगे और जो रिमेन अटैच्ड क्याजमेटा, एक्स शेप क्याजमेटा, मतलब जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहाँ उस जगह को छोड़कर बाकी सारा क्रोमोसोम जो वो अलग हो जाएगा और एक्स शेप स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जो डिप्लोटीन होती है ये लास्ट मंथ और ईयर तक कुछ वर्टिब्रेट के उस साइड के अंदर अरेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप देखते हैं डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस जो होती है इसमें टर्मिनलाइजेशन हो जाता है क्याजमेटा का, फुली कंडेंस क्रोमोसोम होते हैं डाइकाइनेसिस के अंदर। स्पिंडल अपरेटस होते हैं फॉर्म हो जाते हैं यहाँ पर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ब्रेक डाउन हो जाती है डाइकाइनेसिस के अंदर। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं और ट्रांजिशन फेज हो जाती है मेटाफेज 1 की, ठीक है। अब देखते हैं मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 के अंदर अगर हम देखें तो जो बाइवेलेंट हो जाते हैं, बाइवेलेंट है ये अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट में। स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर।
काइनेटोकोर से, ठीक है। एनाफेज 1 के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड ज्वाइन रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनाफेज 1 के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाएंगे लेकिन जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो ज्वाइन रहेंगी, वो सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाएंगी और रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं टेलोफेज 1 के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रिफॉर्म हो जाएगी, दोबारा से बन जाएगी, न्यूक्लियस दोबारा दिखने लगेगा, साइटोकाइनेसिस होगी और 2 हैप्लॉइड सेल फॉर्म हो जाएंगे, उन्हें कहा जाएगा डायड, ठीक है। डायड देखने को मिलते हैं मेयोसिस 1 के एंडिंग में, ठीक है। टेलोफेज 1 के एंडिंग में देखने को मिलते हैं। फिर इंटरकाइनेसिस, ये शॉर्ट और रेस्टिंग स्टेज होती है जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, ये मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 के बीच में एक शॉर्ट स्टेज हमें देखने को मिलती है। अब देखते हैं मेयोसिस 2 की स्टेज। मेयोसिस 2 जो होती है ये रिजेंबल करती है एज इट इज़ माइटोसिस को। मेयोसिस 2 के अंदर सबसे पहले अगर हम देखते हैं प्रोफेज 2 जो स्टार्ट हो जाती है फटाफट मेयोसिस 1 के बाद ही, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है। मेटाफेज 2 के अंदर अगर हम देखें तो क्रोमोसोम जो होते हैं उसी तरह अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर पर और हमें देखने को मिलती है मेटाफेजिक प्लेट भी देखने को मिलती है, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। फिर एनाफेज 2 जहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड भी सेपरेट हो जाती हैं और मूव करती हैं अपोजिट पोल की तरफ। फिर है टेलोफेज 2 जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है दोबारा से बन जाती है, साइटोकाइनेसिस होती है और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म होते हैं जिसे कहा जाता है टेट्राड, ठीक है। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस और चैप्टर की समरी है ये। अगर हम देखें मियोसिस की सिग्निफिकेंस तो मियोसिस जो होती है ये कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर रखती है स्पीशी के अंदर, मेंटेन करती है क्रोमोसोम नंबर को स्पीशी के अंदर, हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है मियोसिस, जेनेटिक वेरिएशन लाती है मियोसिस और इवोल्यूशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवोल्यूशन के लिए मियोसिस इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन को सपोर्ट करती है, ठीक है। अगर हम कंपेरिजन करें मियोसिस और माइटोसिस के बीच में, ये रिपीट हो गया, इसको इग्नोर करना। जैसे अगर हम डिवीज़न देखें तो माइटोसिस के अंदर 2 डिवीज़न देखने को मिलती हैं और मियोसिस के अंदर भी 2 डिवीज़न देखने को मिलती हैं, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है एक ही बार होता है माइटोसिस के अंदर भी और मियोसिस के अंदर भी, और डॉटर सेल यहाँ पर माइटोसिस में 2 बनती हैं और मियोसिस में 4 बनती हैं, और क्रोमोसोम नंबर जो होता है माइटोसिस में सेम रहते हैं और मियोसिस में हाफ हो जाते हैं, और जेनेटिक वेरिएशन माइटोसिस में नहीं आती लेकिन मियोसिस में जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग।